नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की उस बैठक के बारे में जिसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है और खास तौर से बिहार के दोनों डिप्टी सीएम को अमित शाह ने बुलाया है। क्या बात होगी, सीट शेयरिंग पर क्या बात होगी और चिराग पासवान के सीट शेयरिंग जो सीट की डिमांड कर रहे हैं, जीतन राम मांझी जो मांग करें, इन सब पर क्या बात होगी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे मायावती की पार्टी बीएसपी, जिसकी कमान आकाश को, उनके भतीजे को दिया गया है बिहार चुनाव के लिए। तो बिहार चुनाव में बसपा इस बार क्या रोल करेगी और बसपा किन सीटों पर मजबूती के साथ उतरेगी, कितनी दावेदारी उसकी होगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के मन से जो गाली दी गई, उसके बाद बिहार बंद बुलाया गया है। बिहार बंद का कितना असर होगा और भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना फायदा होगा, इस पर भी बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार के चर्चित राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय। संजय सर, स्वागत है राग बिहारी में। बिहार में अमित शाह की बैठक है, इस बैठक के मायने क्या हैं, जरा इसको हमारे दर्शकों को बताइए कि कितना असर पड़ सकता है इसका और सीट शेयरिंग वगैरह क्या बातचीत हो सकती है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है? देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के ही ये बैठक है अमित शाह जी के आवास पर। और जेपी नड्डा ने कुछ दिन पहले एक बैठक में ही उन्होंने कहा था कि जेडीयू अगर एक भी सीट सही, लेकिन वो एक सीट हमसे अधिक लड़ेगी। हाँ। तो एक फॉर्मूला निकालने की ये लोग कोशिश करेंगे, या तो बराबर बराबर की सीटों पर लड़ेंगे 100 सीटों पर, या हो सकता है कि जेडीयू को 101 सीट दे दें और बीजेपी 100 सीटों पर लड़ेगी। बाकी जो इनके अलायंस की जो तीन पार्टियां हैं, चिराग पासवान के अपने तेवर हैं और चिराग पासवान को भी समझाया जाएगा कि चूंकि अलायंस में सबको एकोमोडेट करना है। अब आज ही मैं देख रहा था, मांझी जी तो 20 सीट मांग रहे हैं, तो 43 सीट में 243 जो विधानसभा की सीटें हैं बिहार में, उसको बढ़ा करके 400 तो नहीं किया जाएगा या 300 नहीं किया जाएगा। जो 245 है इसी में बंटवारा होगा। तो मांझी जी के अपने डिमांड है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट चुनाव हारने के बाद जो मगध का जो परिणाम रहा लोकसभा में, शायद इस बात को लेकर के एनडीए बहुत सतर्क और किसी भी तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को और कुशवाहा समाज दोनों को नहीं करना चाहता। तो उपेंद्र कुशवाहा जी को भी एकोमोडेट करना है। तो शायद इस पर बात होगी कि चिराग जी को समझाया जाएगा कि आप 25 सीट पर लड़ लीजिए और बाकी सीटें बटेगी वो उसको हम लोग मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी में बांट करके और हम लोग बिहार की तैयारी में लग जाएं और लग करके हम परिणाम की बात करें कि सरकार हमारी कैसे बनेगी। तो मैं मानता हूं कि ये जो बैठक है, इसका जो मूल उद्देश्य है, सीट शेयरिंग पर अपने अलायंस पार्टनर के साथ एक बातचीत जो है वो कर लेनी है और उनको अपने तरीके से समझाना भी है और उनकी बात को भी सुनना। ठीक। चिराग पासवान का मामला कैसे सेटल्ड होगा? चिराग पासवान मांझी से ज़्यादा सीटें तो चलिए डिजर्व करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि बड़ी पार्टी उनकी रही है, पुरानी पार्टी है, लेकिन 20 सीट अगर बीजेपी देती है तो क्या लगता है कि ये संतोषजनक होगा चिराग पासवान के लिए? देखिए, अब संतोषजनक हो ना हो, उनके जो बहनोई हैं अरुण भारती, वो तो कल या परसों ही मैं उनका एक बयान देख रहा था कि वो कह रहे कि 43 से 135 के बीच में हमें सीटें चाहिए। तो 43 से 135 के बीच में 50 से शुरू ही होता है और दोनों अगर जेडीयू बीजेपी बंटवारा करती है तो 43 सीट ही बचती है। तो अगर 50 से भी शुरू करेंगे तो जीतन राम मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को कहना होगा कि भाई आप अलायंस से बाहर चले जाइए, क्योंकि हमको चिराग पासवान को नाराज नहीं करनी है। ऐसा संभव मुझे दिखता नहीं है और चिराग पासवान इस तरह की पोस्टरिंग खूब करते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ना अलग बात है। अगर 2005 में इस पार्टी को सबसे अधिक सीटें आई थी, फरवरी में 29 सीटें, जिस समय रामविलास पासवान जी चाबी लेकर के घुमा करते थे, उसके बाद कभी भी लोजपा को उतनी सीटें नहीं आई और 135 सीट पर ये जरूर 2000 में लड़े 20, लेकिन जीत तो पाए 21 सीट और वो भी एक जो जीते हुए राजकुमार सिंह थे वो चले गए जेडीयू में। तो
जी तो कहते हैं कि हमारी दावेदारी ज्यादा है, हमारे तो 4 विधायक जीते हुए हैं। तो 4 विधायकों वाली पार्टी को कह रहे हैं कि आप उस गठबंधन से बाहर चले जाइए, और जिनका एक भी विधायक नहीं है वो कह रहे हैं कि 43 से 135। तो शायद अमित शाह जी इनको समझाएंगे कि एनडीए अलायंस रह करके ही आप परफॉर्म कर सकते हैं, या अमित शाह कुछ इशारा भी इनको कर सकते हैं कि अरे आप क्यों घबराए हुए हैं, आपसे कुछ और बेहतर उम्मीद हम बिहार में करते हैं, पहले चुनाव तो लड़ लीजिए बिहार में। तो अमित शाह मनाएंगे भी और चिराग पासवान मानेंगे भी, इस बात को आप समझ लीजिए। लेकिन जब तक सीट शेयरिंग नहीं होता है, चूंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाए हुए रहते हैं, आपको यहाँ लड़ लेनी है, आपको वहां लड़ लेनी है, और तभी तो वो उम्मीदवार ताकत लेके इनके साथ खड़े हैं। जैसे ही फैसला हो जाएगा कि नहीं बस अब इनके हिस्से में इतने ही सीटें आएंगे, तो जो इनके साथ जो उम्मीदवार टहल रहे हैं वो तो सब कहीं और दूसरी जगह टहलने लगेंगे। तो ये सब पोस्टरिंग करती है और कहती है कि भाई हमने तो बहुत कोशिश की, हम तो गठबंधन से बाहर जाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन पार्टी के अंदर में लोगों ने तय किया कि नहीं हमको एनडीए के साथ रहना चाहिए। ये सब चलता है, पोजिशनिंग, पोस्टरिंग, इस तरह से। आपको क्या लगता है सर, जैसे थोड़ा सा एक डर तो जाहिर सी बात है बना है जब से महाराष्ट्र चुनाव हुआ है और जिस तरीके से उसके परिणाम आए, लेकिन जदयू का जो परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब से उसके परफॉर्मेंस नीतीश कुमार का जो चीज़ें चल रही हैं अभी फिलहाल, वो सरकार में भी हैं, उनको खुद मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, वो बने हुए हैं, क्या ये भी तो चीज़ें हो सकती है, डिमांड जो चिराग पासवान की तरफ से रहती भी है कि जदयू की सीटें तो कुछ कम हो सकती है अगर ऐसा जो गुड़ा भाग करें, लेकिन क्या ये एकदम से मैंडेटरी है, जरूरी ही है कि बीजेपी की बराबर ही सीट मिलेगी या कम हो सकती है, संभावनाएं बन सकती है? अगर उधर कुछ कम कर देंगे जाहिर सी बात है कि फिर चिराग को और मांझी को और उपेंद्र कुशवाहा को, तीनों को बैलेंस किया जा सकता है। देखिए भाजपा जेडीयू की ताकत को समझती है और जेडीयू के साथ किसी भी तरह का पंगा भाजपा नहीं लेगी। नीतीश कुमार के साथ आज भी बिहार के महिला वोटर खड़ी हैं, इस सच्चाई को भाजपा समझती है। वो जो 15-16% वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है, ईबीसी वोटर उनके साथ खड़ा है। तो बीजेपी इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार नहीं तो जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो तो तुरंत अगड़ा पिछड़ा बिहार में कर देंगे और ध्रुवीकरण कर करके पूरी बाजी मार लेंगे, वो भाजपा ताकते रह जाएगी। इस बात की समझ है बीजेपी कि नीतीश कुमार है तभी तक ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन वो अगड़ा पिछड़ा नहीं कर पाता है, क्योंकि नीतीश कुमार भी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, लौह समाज का वो स्थापित नेता है। ठीक है, उनके स्वास्थ्य कारणों को लेकर के जितना सवाल उठा दिया जाए, लेकिन महिलाओं की साइकिल से लेकर के 50% पंचायतों से लेकर के नगर निकाय में आरक्षण से लेकर के 35% डोमिसाइल से लेकर के महिलाओं के रिजर्वेशन से लेकर के और अभी विधवा विकलांग को 1,000 रुपया 1,100 रुपए की पेंशन राशि से लेके और 10,000 रुपए की स्वरोजगार के लिए उनके खाते में 1 सितंबर से पैसा जाना शुरू हो गया। जो लोग आवेदन कर रहे हैं उनको पता है कि महिलाएं आज भी नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार स्वस्थ है, नीतीश कुमार अस्वस्थ है, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, न वो जाति में बढ़ती है न धर्म में बढ़ती है। वो नीतीश कुमार खड़ी है। शराबबंदी का निर्णय भी उन्हीं महिलाओं पर हुआ है। बीजेपी इस बात को समझती है, लघु समाज, ईबीसी समाज का वोट नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है अभी भी, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान के कॉस्ट पर वो छेड़ेगी जेडीयू को, मुझे ऐसा नहीं। ठीक है, जेडीयू को नहीं छेड़ेगी। अब जो दूसरा मुद्दा है वो है बहुजन समाजवादी पार्टी का। मायावती क्या प्लान कर रही है बिहार में? और मेन चीज़ मेरे आज का जो मुद्दा है, जो सवाल ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाके अगर आप बता पाएँ कि बिहार में बीएसपी की क्या स्थिति है, और अगर बीएसपी मजबूती से लड़ती है, जैसे आकाश आनंद को प्रभारी बनाया गया है, उनको वो सीधे उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व रहेंगे बिहार के चुनाव में, बड़ी पार्टी, इससे पहले कुछ सीटों पर इम्पैक्ट दिखा है कुछ इलेक्शंस में, और छोटा छोटा वोट तो पूरे बिहार में ही दिखता है। इन सब का कितना प्रभाव पड़ सकता है और इसका नुकसान किसे हो सकता है, कांग्रेस को या बीजेपी को? देखिए, जो बीएसपी का आधार वोट है बिहार में अभी भी है। आपको हर घर में उनके वोटर हैं, यूपी में उनको जाटव कहा जाता है, बिहार में उनको रविदास कहा जाता है। उनके घरों में
बहुजन समाज पार्टी और हाथी की तस्वीर आपको दिख जाए। आज भी उनके नेत्री के तौर पर मायावती हैं। इस सच्चाई को मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं। अगर चिराग पासवान दावा करते हैं ना कि 5% या 5.5% पासवान का वोट मेरे साथ खड़ा है, तो वो 4.5% वोट जो रविदास का है, वो रविदास का वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है मायावती के साथ। ठीक है, उनके कोई दमदार कैंडिडेट नहीं होते हैं, इसलिए वो वोट छिटकता है और छिटक करके फ्रैक्चर्ड होकर के कुछ एनडीए में, कुछ इंडिया में, कुछ बसपा में। लेकिन अगर मायावती जिस तरह से आकाश आनंद को उतारी हैं, आकाश आनंद को नेशनल भी प्रोस्पेक्ट में बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, वो विदेश से मैनेजमेंट करके आए हैं और बिहार एक बड़ा प्रदेश है और यूपी से सटा हुआ है, तो बिहार की जिम्मेवारी उनको दी गई है। वो जो सासाराम का इलाका है, कैमूर का इलाका है, भभुआ का इलाका है, बक्सर का इलाका है, उसमें आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत है, उनके वोटर हैं। और पिछली बार भी जमा खान तो बहुजन समाज पार्टी से ही जीते थे। ठीक है, बाद में वो जेडीयू में चले गए और जेडीयू में उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल गई, अल्पसंख्यक मंत्री, लेकिन जीते तो थे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर। तो अगर आकाश आनंद, जैसा कि मेरी जानकारी है कि 10 सितंबर से बिहार में ये भी पद यात्रा करेंगे, अच्छा, और बिहार को 4 जून में बांट करके ये करेंगे, तो एक पढ़े लिखे हुए दलित चेहरा के तौर पर जब चिराग पासवान को एक्सेप्टेंस मिल सकता है, तो आकाश आनंद को भी एक्सेप्टेंस मिल सकता है। और वो तो यूपी की मुख्यमंत्री रही है, उनका अपना प्रभाव है। फिर ये तो पहली बार सर होगा कि आकाश आनंद, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर जमीन पर उतरते हैं, तो बीएसपी का प्रेजेंस जमीन पे बड़े नेता का अभी तक नहीं दिखा है। जैसे पद यात्रा वगैरह हो गया, मायावती भी खुद भी ऐसा नहीं करती थी, और ये स्टाइल फॉर्मेट अभी तक आकाश आनंद तो खैर जो पत्रकारों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में, इन सब के बीच में आकाश आनंद की चर्चा रही है, ग्राउंड पर नहीं दिखा है। अगर ग्राउंड पे आकाश आनंद उतरते हैं, तो क्या ये देखा जाए कि जो पुराना जो कैडर जो डाउन हुआ या खत्म ही एक तरीके से कह लें, बसपा का जो पब्लिक डायरेक्ट वोट कर रही है लेकिन वो उतना इन्वॉल्व नहीं है, इसका फायदा बीएसपी को ज्यादा मिलेगा, पार्टी खड़ी कर सकते हैं फिर से वो बिहार में? क्यों? अरे आकाश आनंद एक पढ़े लिखे हुए हैं, समझ है उनके पास, मायावती के भतीजे हैं, इस नाम पर अगर जमीन पर उतरते हैं तो एक ताकत बन सकते हैं। और जिस तरफ ओवैसी वगैरह इशारा कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट, तो हो सकता है कि बीएसपी, ओवैसी जी की पार्टी आईएमआईएम और भी कुछ लोग जिनको कि किसी गठबंधन में कोई महत्वपूर्ण जगह नहीं मिलेगी या सीट उनको 1-2 करके किनारे कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि एक कॉम्बिनेशन बने। अभी पारस जी ही बेचारे बैठे हुए हैं इंतजार में कि कहीं से निमंत्रण आए। इंडिया गठबंधन में शामिल तो हो गए, लेकिन बहुत भाव उनको मिल नहीं रहा है। तो अगर आकाश आनंद जमीन पर उतर गए और एक दलित पढ़े लिखे हुए चेहरे के तौर पर अगर बिहार की जमीन को उन्होंने समझ लिया, तो बिल्कुल मैं सहमत हूं आपसे कि एक इनका एक्सेप्टेंस हो सकता है और इनकी ताकत बिहार में दिख सकती है। और इसका नुकसान किसको हो सकता है? जैसे अभी देखें दलितों का रुझान किधर दिखता है ज़्यादा। ठीक है, चिराग पासवान एक वोट बैंक है जो थोक में लेके जाते हैं, उसका प्रभाव दिखता है हर चुनाव में। ये पहली बार ऐसा होगा कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे वो, और इसका कितना असर पड़ सकता है ये तो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बड़ा प्रयास लगातार संविधान को लेकर मैदान में उतरना, राहुल गांधी खुद जा रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेते हुए तमाम एक लामबंदी किया है कि SC/ST वोट बैंक पर उनका निगाह पड़े और उसको एड ऑन करें। अगर मायावती फुल इस ताकत के साथ लड़ती हैं या ये स्थिति आती है कि AIMIM भी उनके साथ जुड़ जाएगी, ऐसी स्थिति में क्या लगता है इंडिया अलायंस को ज़्यादा नुकसान होने वाला है या कुछ न कुछ दोनों को होगा, उधर से भी नुकसान हो सकता है? पासवान वोट को इम्पैक्ट क्या कर सकती है मायावती? पासवान वोट तो ट्रांसफर करा लेंगे चिराग पासवान, वो रामविलास पासवान जी में भी वो क्षमता थी, चिराग पासवान भी पासवान वोट को ट्रांसफर करा लेंगे। लेकिन अब आकाश आनंद थोड़ा घूमने तो दीजिए बिहार में क्या स्थिति रहती है, और अगर आकाश आनंद अपने वोट को भी अपने अलायंस को ही ट्रांसफर कराने में कामयाब हो जाते हैं, तो घाटा तो दोनों गठबंधन को होगा। हालांकि उस वोट बैंक पर सबसे ज्यादा नजर कांग्रेस की है, क्योंकि जगलाल चौधरी के पुण्यतिथि में पहली बार आते हैं राहुल गांधी। अब जगलाल चौधरी के बारे में कितना वो जानते होंगे तो वही बता सकते हैं। दशरथ मांझी के गांव चले जाते हैं और दशरथ मांझी का घर बनवा देते हैं राहुल गांधी। जगजीवन राम का भी नाम गड़बड़ा गए थे वो,
तो जगजीवन राम का तो वो क्षेत्र ही रहा है, जिस सासाराम भभुआ कैमूर की बात मैं कर रहा हूँ। तो अगर ये आकाशानंद जमीन पर उतर करके कि बस ये वोट के लिए आपको जोड़ना चाहते हैं, आपके हितों की ये रक्षा नहीं करेंगे, आपके स्वाभिमान की लड़ाई तो मायावती करेंगी और मैं करूंगा, उस स्थिति में राजेश राम उसी समाज से आते हैं जिनको इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना और रखा बहुत एक्टिव राजेश राम भी दिखते हैं। इस बार लगता है देख के उनको कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे कांग्रेस ने सही चुनाव किया है। पूरी यात्रा का कोऑर्डिनेशन जिस तरीके से किया, उन्होंने मन से संचालन किया, फुल एक्टिव, हर मुद्दे दिखते हैं। इसका फायदा भी दिखता है कि कांग्रेस को दिखेगा। यानी हर जगह संचालन राजेश राम ही कर रहे थे और काफी एक्टिव थे। तो बिल्कुल भाई देखिए, ये सच्चाई तो है कि लोग अपनी जाति में नायक खोजते हैं। लगता है कि हमारी जाति का व्यक्ति मंच का संचालन कर रहा है, उसको अगली पंक्ति में रखा गया है, उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई है। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन इसके बाद भी मायावती का नाम के आगे टिकना मुश्किल है। और इंडिया गठबंधन, एनडीए में भी है जनक चमार। हम तो जनक राज जानते थे, बाद में चमार टाइटल लगाया गया ताकि लोगों को अर्थ समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो, उनके लोगों को सीधे सीधे समझ में अब ये प्रैक्टिस शुरू हुई है। हाँ, हमारी जाति के हैं। तो जनक राम और भी आरजेडी में शिवचंद्र राम हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे वो राजेश राम हो, शिवचंद्र राम हो, जनक राम हो, जितने राम आ जाए, मायावती के सामने ये लोग टिकेंगे नहीं। अगर आकाशानंद मायावती की तस्वीर को लेकर के पूरे बिहार में घूम जाएंगे तो मैं मानता हूं कि उस समाज के वोट को फ्रैक्चर तो ही कर ही देंगे। ट्रांसफर कराने की स्थिति तो तब होती है जब जीत और हार की स्थिति बनती है। टक्कर में होंगे तब तो पूरा वोट ले जाएंगे, अगर टक्कर में नहीं होंगे तो फ्रैक्चर तो जरूर कर देंगे। देखते हैं आकाशानंद बिहार की जमीन कितना सिंचित कर पाते हैं और फिर मायावती की जो ताकत है उसका कितना लाभ लेकर के इस वोट बैंक को एक साथ इंटैक्ट रख पाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली का जो मामला है ये बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है और शुरू में ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी इस लेवल पे जाके लड़ने वाली है इस मुद्दे को लेके। खुद प्रधानमंत्री मोदी को सामने आना पड़ा या वो आए, ये बीजेपी की रणनीति ही होगी। ठीक है, वो दुखी हैं, जाहिर सी बात है, किसी को भी गाली पड़ेगी वो दुखी तो होगा ही, और बीजेपी के नेताओं को दुख हुआ और ये होना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी अब इसको एक पॉलिटिकल लड़ाई के तौर पे तैयारी कर रही है। इसका बिहार चुनाव कितना असर पड़ेगा? बिहार बंद बुलाया है अपनी ही सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए अलायंस की सरकार है, उस सरकार में 4 तारीख को बिहार बंद बुलाया है। इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है? क्या ये माना जाए कि अपने वोटर को, जो उनका वोटर उसको पूरी तरीके से टाइट करने के लिए इस तरीके के एक प्रयास है, भावुक अपील है, या ये माना जाए कि ये चीज़ें उतनी सफल नहीं होंगी और पब्लिक इतनी आसानी से इन सब बातों में नहीं आती, या गाली इतना मायने नहीं रखता है? नहीं, गाली खूब अपील होती है। गाली की अपील तो कई कालखंड में मैंने देखा है कि व्यक्ति ने भावुक अपील कर दी और जिनके पास सत्ता थी उनसे खिसक गई और जिन्होंने अपील की उनके पास सत्ता आ गई। ये देश उसका गवाह रहा है कई बार। जिस श्रीमती इंदिरा गांधी को इमरजेंसी के बाद लोगों ने खारिज कर दिया था और उसी इंदिरा गांधी को वो दलितों का संहार होता है और बेलछी हो जाती है नदी पार करके रात्रि में हाथी पर बैठ करके, और उसी इंदिरा गांधी को इसी देश की जनता सर आंखों पर बिठा लेती। तो मोदी जी की माँ, चूंकि कल वो जीविका दीदियों को संबोधित कर रहे थे, तो माँ बहनों करके वो संबोधित करते हैं और उसी क्रम में उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में एक भावुक अपील कर दी कि मैं तो कहूंगा कि ये गाली मेरी माँ के लिए नहीं था, बल्कि इस देश के हर उस माँ के लिए, हर उस बहन के लिए था जिस गाली को उस मंच से दी गई। ये बातें तो अपील करती ही है। और ऐसे भी मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार का जो वोटिंग ट्रेंड है उसमें 15 देख लीजिए, 20 देख लीजिए, 10 देख लीजिए, महिलाएं लगातार अधिक वोट कर रही हैं मेल की अपेक्षा। फीमेल वोटर अधिक है। पिछली बार भी 56% वोट महिलाओं का है। ठीक है, वो वोट का लाभ एनडीए को मिला, उससे कम वोट मिला इंडिया गठबंधन को, लेकिन महिलाएं एनडीए को ज्यादा वोट करती हैं। अब नीतीश कुमार का वोट है, चूंकि नीतीश कुमार उस गठबंधन में होते हैं। लेकिन अगर ये बात कनेक्ट की है लोगों तक कि
भाई प्रधानमंत्री जी की माँ, जिसका भौतिक शरीर अब इस दुनिया में नहीं, उनको उस प्लेटफॉर्म से गाली दी गई। जो प्लेटफॉर्म कांग्रेस आरजेडी का था, वो मंच मोहम्मद मौसाद जो उसके आयोजक थे और रिजवी गाली देने वाले हैं, तो ये तो असर। और मैं मानता हूं कि इमोशनल मुद्दे बड़ा टच करते हैं, क्योंकि देखिए असभ्यता, कुसंस्कार और अपमानजनक शब्दों की भी एक लक्ष्मण रेखा होती है। जब इस तरह के शब्द मैंने तो नहीं सुना है अपने जीवन काल में कि जब से इस देश को आजादी हुई मिली उसके बाद से आज तक किसी प्रधानमंत्री को उनकी मां को लेकर के किसी मंच से गाली दी गई हो, मुझे नहीं जानकारी। चिराग पासवान के लिए एक घटना हो गई थी हाल ही में, अब 1 साल पहले हुई थी आरजेडी के स्टेज के पास। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान की मां को गाली दी गई थी और उसका भी असर हुआ। मैं तो बता रहा हूं कि 5 सीटें उनको मिली और 5 सीट चिराग पासवान जीत गए लोकसभा। मां की गाली ये प्रधानमंत्री का भावनात्मक अपील ही नहीं है, बाकी चीजें, क्योंकि उसको उन्होंने जोड़ दिया ना, उसको उन्होंने आस्था से जोड़ा, संस्कृति से जोड़ा, संस्कार से जोड़ा। कहा कि ये बिहार तो जाना जाता है छठी मैया के लिए, क्योंकि उस पूजा का गवाह और उस माँ के आशीर्वाद का प्रतिफल है बिहार। तो माँ की गाली मतलब छठी मैया को भी गाली दी गई, उस सांस्कृतिक विरासत को गाली दी गई, जहां कहा जाता है कि दुश्मन की मृत्यु के बाद भी दुश्मन के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहा जाता है, कहा जाता है कि भौतिक शरीर नहीं है। और वो मेरी माँ जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, उनको लेकर के जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, आप हमें जितना भी कड़े से कड़े शब्दों में हमें घेरिए, लेकिन माँ की गाली तो चीजें अपील करती हैं और कनेक्ट किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आस्था से जोड़ करके, अब संस्कृति से जोड़ करके और कुसंस्कारों से जोड़ करके जिस तरह से भावुक अपील किया है, कल बिहार बंद है, इसके असर होंगे। और चुनाव परिणाम के बाद ये माँ की गाली भी, क्योंकि वहां पर सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, आपसे लाख सीख हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी को कहे कि भाई तो माँ की गाली दे रहा है, अब इससे कुसंस्कृत और ये भ्रष्ट व्यक्ति और कमजोर व्यक्ति कौन हो सकता है, निम्न तबका का व्यक्ति कौन होता है। और सबसे बड़ी असर खेद भी लोगों ने व्यक्त नहीं। हाँ, तो ये आरोप है। हालांकि ये लगातार कहा जा रहा है कि जदयू, आरजेडी और कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि जो गाली आई है, जो माँ की गाली आई है पीएम मोदी के लिए, वो स्टेज पर किसी ने अचानक से दी है। भीड़ थी, वहाँ पे बड़े नेता मौजूद भी नहीं थे, वो लोग निकल गए थे। और वो लोग यहाँ तक कह दे रहे हैं कुछ लोग कि ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं, या भीड़ में से कौन किसको गाली देता है ये पता नहीं चलता है, आदमी इतना फिल्टर नहीं कर सकता है। लेकिन जो पीड़ित है या जिनके आरोप हैं वो लोग तो यही कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कम से कम अगर ऐसी बात है तो राहुल गांधी को माफी कम से कम मांगनी चाहिए, या ये कहना चाहिए कि ठीक है ये हुआ तो गलत हुआ। नहीं, भीड़ में से कोई गाली नहीं दिया है, वो बजाते मंच था और मंच के सामने लोग खड़े थे। विजुअल तस्वीरें झूठ नहीं न बोलती हैं। हाँ, तस्वीर तो आई है। ये भी सच है कि राहुल गांधी, तेजस्वी जी वहां नहीं थे, लेकिन वो मंच से वो गाली दे रहा था और भीड़ के लोग उसको सुन रहे थे। तो मंच आपका और आपके मंच से गाली दी गई, कोई गाली दिया, कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही गाली दे दिया। हाँ। ये कहने में क्या है कि नहीं भाई इसकी कोई जगह नहीं है, हम ऐसे विक्षिप्त लोगों के साथ किसी तरह का मेरा रिश्ता नहीं है, और अगर किन्हीं की भावना को चोट पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। इससे कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता। जाहिर सी बात। ठीक है, बहुत धन्यवाद। अब ये चीजें कनेक्ट की है जनता को, देखते हैं इसका प्रभाव चुनाव में क्या होता है। चलिए ठीक है, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल राग बिहारी में आज जो हमने 3 विषयों पर बात की वो यही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है। पूरी तरीके से चुनावी मोड में बिहार आ गया है। आप देख रहे होंगे कि जो लगातार एक्टिविटी चल रही है, वो चाहे फिर बीएसपी का हो, आकाश को प्रभार देना हो, और बीएसपी ने कमर बांध लिया है एक तरीके से बिहार चुनाव लड़ने का। और देखते हैं कितने बड़े स्तर पर चुनाव इस बार लड़ती है बीएसपी, या फिर प्रधानमंत्री मोदी को जो गाली दी गई, और उसके बाद फिर अमित शाह जो बैठक बुला रहे हैं। बैठक में कई तरीके की बातचीत होंगी, जैसे कि सीट शेयरिंग हो गया, पीएम मोदी को जो गाली दी गई है, या बिहार बंद का कितना असर होगा, इन सब प्लानिंग पर बातचीत होगी। राहुल गांधी की यात्रा पर बातचीत होगी। बीजेपी के दिग्गज नेता भी पहुंच रहे हैं दिल्ली, और जिसमें से
दोनों डिप्टी सीएम होंगे। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए और राग बिहारी देखते रहिए। नमस्कार।